प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आज के व्याख्यान का विषय है मानव में युग्मक जनन। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। युग्मक जनन को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिस दौरान स्त्री और पुरुष के जननांगों में क्रमशः मादा और नर युग्मकों का विकास होता है। अगर स्त्री है तो मादा युग्मक बनेंगे और पुरुष है तो नर युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर युग्मक जनन की प्रक्रिया यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन अर्थात जिस दौरान नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा है oogenesis अर्थात अंड जनन। अंड जनन वह प्रक्रिया है जिस दौरान मादा के जननांग यानी अंडाशय में अंडाणु कोशिका का निर्माण और उसका परिपक्वन होता है। ठीक है, तो इस आधार पर इस तरह से दो प्रकार का युग्मक जनन हुआ। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन और दूसरा है oogenesis अर्थात अंड जनन। तो आइए हम देखते हैं इन दोनों प्रक्रियाओं को। शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया मनुष्य में उनके प्यूबर्टी पीरियड शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए पुरुषों में यह प्रक्रिया उनके प्यूबर्टी पीरियड अर्थात 15-16 साल के होते ही स्टार्ट हो जाती है पीयूष ग्रंथि के FSH एवं ELH हार्मोन के प्रभाव से। FSH एवं ELH हार्मोन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और इस हार्मोन के प्रभाव से पुरुषों में जो उनके टेस्टिकल होते हैं, मुख्य जननांग क्या होते हैं? टेस्टिकल होते हैं। उन टेस्टिस में क्या होता है? FSH और ELH के प्रभाव से और खुद जो टेस्टिस का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके प्रभाव से न केवल जननांगों का विकास हो जाता है बल्कि इसमें इन दोनों हार्मोनों के प्रभाव से यानी FSH और ELH के प्रभाव से शुक्र जनन की क्रिया आरंभ हो जाती है और ये लाइफ लॉन्ग जारी रहती है, जीवन पर्यंत जारी रहती है। हालांकि इसकी तीव्रता समय बीतने के साथ साथ कम होती जाती है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है शुक्राणुओं के निर्माण की दर कम होती जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। दूसरी तरफ oogenesis अर्थात अंड जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये स्त्रियों के अंडाशय में होती है उनके प्यूबर्टी पीरियड आने पर। स्त्रियों का जो प्यूबर्टी पीरियड होता है 12-13 साल। ठीक है, जैसे ही कोई स्त्री 12-13 साल की होती है उसमें क्या होता है? उसका प्यूबर्टी पीरियड उसमें इसी FSH एवं ELH हार्मोन के प्रभाव से और स्वयं जो उसका मुख्य जननांग ओवरी है उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन यानी FSH ELH एवं ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है? उसमें उसके जननांगों का पूर्ण विकास हो जाता है और क्या होता है? उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये हार्मोन FSH और ELH तथा ईस्ट्रोजन के प्रभाव से क्या होता है? जब प्यूबर्टी पीरियड उनका आता है यानी 13-14 साल या 12-13 साल जो भी हर स्थिति में वेरी कर सकता है, तो क्या होता है? उस दौरान प्रत्येक अंडाशय से एक अंडाणु कोशिका का क्या है? पूर्ण निर्माण और परिपक्वन होता है। इसके प्रभाव के अंतर्गत FSH एवं ELH। ठीक है, और इस तरह से अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है यानी अंडाणु बन जाता है। ये अंडाणु बनने की क्रिया उनके अंडाशय में पहले से ही स्टोर हुई प्राइमोर्डियल फॉलिकल से शुरू होती है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल वह फॉलिकल होती हैं जब एक बच्ची पैदा होती है, तो जब उसके अंडाशय मतलब जब अंडाशय ही डेवलप होते तभी ये डेवलप हो जाती है और पैदा होने के समय इनकी संख्या 1-2 लाख के आसपास बचती है और प्यूबर्टी पीरियड आते आते इनकी संख्या लगभग ये प्राइमरी फॉलिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बाद में 500 से 600 के आसपास बचती है। ठीक है, और इन्हीं से प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। ऐसी ही प्रक्रिया पुरुषों के टेस्टिकल में होती है। पुरुषों के टेस्टिकल में जो कुंडलित नलिकाएं होती हैं इनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम, इनमें जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है इनका जो अंदर की एपिथेलियम लेयर होती है
उसी में क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम है, उस जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल का विकास होता है, यानी जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल डेवलप होती है और इन्हीं के बारंबार विभाजन से क्या बनता है, स्पर्म का निर्माण होता है। एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसका विस्तार से वर्णन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे इसके बारे में। यानी शुक्र जनन और अंड जनन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसको हम बहुत विस्तार से अपने अगले लेक्चर में स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर का उद्देश्य है कि इसके पहले की प्रक्रिया यानी प्यूबर्टी पीरियड तक की जो प्रक्रिया है, जिस दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, और इसी तरह से मतलब पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस और स्त्रियों में oogenesis स्टार्ट होती है, कैसे होती है, इसके प्रभाव के अंतर्गत होती है, इस बात को स्पष्ट करना है। अगले लेक्चर में इस शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया इस जर्मिनल एपिथेलियम से आगे कैसे बढ़ती है, उसका हम बहुत ही विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में बातें आ गई होंगी ना। मेरा लेक्चर इतनी बात को तो कम से कम स्पष्ट ही कर दिया है कि शुक्र जनन की क्रिया और अंड जनन की क्रिया प्रारंभ कैसे होती है, ठीक है। अब इसके विस्तार को हम अपने अगले लेक्चर में समाहित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।